नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आराज शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फरीदाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री और फरीदाबाद से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के समर्थन में लोगों से वोट मांगा। सीएम नायब सैनी ने कहा कि देश में इस बार 400 पार सीटें बीजेपी जीतेगी और कृष्णपाल गुर्जर 10 लाख से अधिक वोट लेकर रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करेंगे। मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। आज बाबा साहब की जन्म जयंती है, जिन्होंने हमें एक पवित्र संविधान दिया है। आज बाबा साहब की इस जन्म जयंती की मैं पूरे प्रदेश और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं उनको नमन करता हूं। साथियों, चुनाव का समय चल रहा है और देश तब तक ही लगा करके देख रहा है कि 25 मई ये 4 जून जब आएगी तो देश के अंदर जो देश ने एक नारा दिया है कि अब की बार 400 पार सीटें दे करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को इस देश की गद्दी के ऊपर बैठाने का काम ये देश की जनता करेगी। भाइयों, उसी कड़ी में ही आज पीगान के अंदर एक फरीदाबाद लोकसभा के अंदर मेरा ये दूसरा चक्कर है। मैं एक दिन पहले आया था और जब मैं लोगों से मिल रहा था तो लोगों ने एक बार मेरे ख्याल से मेरे इस लोकसभा के अंदर 6 कार्यक्रम अलग अलग स्थानों के ऊपर हुए थे और एक भी स्थान के ऊपर ये बात नहीं कही गई, एक ही आवाज पूरी लोकसभा के अंदर थी कि अब की बार कृष्णपाल जी 10 लाख पार वोटों से जीत करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे। भाइयों, 10 वर्षों में लोकसभा चुनाव को लेकर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव शुरू होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान की खूबसूरती है कि सभी को एक वोट का अधिकार है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशनल तरीके से संगठन के माध्यम से हमने लोगों से सुझाव लिए और इसके लिए 15 लाख जो सुझाव थे वो पूरे देश से आगामी घोषणा पत्र के लिए आए। उन सभी सुझावों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र, अपना संकल्प पत्र, जिसे हम कहेंगे, जो जारी किया है, तैयार की गई। जैसा मैंने कहा कि 4 मजबूत स्तंभ, युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब, और इन सबको मजबूत करते हुए डिग्निटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ पर ज्यादा जोर जो है हमारे संकल्प पत्र के अंदर दिया गया। इन सभी स्तंभों की जो डिग्निटी ऑफ लाइफ है, जो रहन सहन है, मजबूत अच्छा हो, इस प्रकार का प्रयास इस संकल्प पत्र के अंदर किया गया है। और इसके अंदर क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इसके ऊपर विशेष जो ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही हमने इसके अंदर एक तरफ तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करते हुए रोजगार को बढ़ाने के लिए, अगर हमारा यहाँ इंडस्ट्री ज्यादा होगी, हमारे यहाँ फैक्ट्रीज ज्यादा होंगी, लोगों को अपॉर्चुनिटीज, चाहे वो टूरिज्म के माध्यम से या और विकास कार्यों से होगी, तो रोजगार निश्चित तौर पर हमारे युवाओं को मिलेगा। विशेष ध्यान युवा
रोजगार ढूंढने की बजाय रोजगार देने वाला बने, इसके ऊपर विशेष ये हमारा जो संकल्प पत्र है, इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है। गरीब की थाली पोषण युक्त हो, गरीब की थाली के अंदर वो सब चीजें जो एक गरीब की आवश्यकता है, उसको पूरा करने का संकल्प भी जो है वो दोहराया गया है। और उसी कड़ी में जो 85 करोड़ हमारे भाई ऐसे हैं जो गरीबी रेखा पे खड़े हैं, उनको अगले 5 साल के लिए जो मुफ्त अन्न योजना है उसको फिर से जारी 5 साल तक, अगले 5 साल तक जारी रखने की बात कही गई। इस घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में अब की बार जो आयुष्मान योजना, जो पहले केवल जो बीपीएल परिवार थे उन तक सीमित थी, गुरुग्राम में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होने के बाद गुरुग्राम में बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो वहीं आपको बता दें कि मनोहर लाल ने बीजेपी के संकल्प पत्र को देश के लिए बेहतरीन और एक बड़ा कदम बताया है। उनका कहना है कि बीजेपी की तरफ से जो संकल्प पत्र जारी किया गया है उसके मार्ग पर आने वाले दिनों में देश के विकास को आगे बढ़ाना है और जो कार्य होने हैं उन्हें किस तरह से बेहतर तरीके से मजबूती के साथ किया जा सके, इन तमाम पहलुओं को लेकर इस संकल्प पत्र में चर्चा की गई है। कल के पहला चरण तो प्राय कंप्लीट हो गया और 19 तारीख को पोलिंग भी हो जाएगी। हरियाणा में छठे चरण में हमारा चुनाव है और इस चुनाव के नाते से हर पार्टी अपनी अपनी बात अपने अपने तरीके से कहती है। कल ही भारतीय जनता पार्टी का जो अपना संकल्प पत्र है वो जारी किया गया है। मैं इसमें स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा ये संकल्प पत्र है, कोई घोषणा पत्र नाम से इस प्रकार का कोई एजेंडा नहीं है। अंतर यह है कि घोषणा पत्र में तो कुछ प्रोजेक्ट्स बताए जाते हैं, हम ये प्रोजेक्ट बना देंगे, वो प्रोजेक्ट बना देंगे। संकल्प पत्र एक दिशा होती है, देश को किस दिशा में ले जाना, देश के विभिन्न वर्गों को इस प्रकार से और आत्मनिर्भर बनाना ताकि हमारा हर इकाई ये आत्मनिर्भर होते होते और देश आत्मनिर्भर हो। यहाँ व्यक्ति की भी चिंता करते हैं, यहाँ परिवार की भी चिंता करते हैं, यहाँ किसी वर्ग विशेष की वर्ग के नाते जिसकी मान्यता है उसकी भी चिंता करते हैं, गांव शहर की भी चिंता होती है, जिला प्रदेश की भी चिंता होती है और देश भर की भी एक प्रकार से उसको कैसे आत्मनिर्भर बनाना है। अगर हर इकाई अपने आप में आत्मनिर्भर हो तो देश आत्मनिर्भर स्वाभाविक रूप से होगा। देश की विभिन्नताएं अलग अलग, चाहे वो भौगोलिक है, चाहे वो सांस्कृतिक है, चाहे भाषा के आधार पर है, चाहे प्रांत के आधार पर है, सबकी अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं, सबकी प्रसक्तियां होती हैं, सबका अपना एक इतिहास होता है, सबका अपना भविष्य भी आगे कैसे संवारा जाए इसकी अलग अलग योजना होती है। तो उस नाते से एक संकल्प पत्र के रूप में हमने जो बहुत कुछ कल के जो संकल्प पत्र में कहा है वो एक प्रकार की यूं माना जाए कि मोदी जी का पिछला 10 साल का शासन है। जो दिशा बनी है, जो योजनाएं चल रही हैं, उनको निरंतर आगे बढ़ाना। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद पहुंचे, जहां बड़कल विधानसभा और बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के लिए वोट देने की अपील करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने भंडारे का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जब भंडारा खाते पहुंचती है तो देरी से पहुंचती है और जब पूरी नहीं मिलती तो पूरी के चक्कर में बाहर आकर देखती है तो चम्मच भी गायब मिलती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का पहले तो बड़खल विधानसभा में रैली का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन बाद में वो तिगांव विधानसभा की रैली के बाद बड़खल विधानसभा पहुंचे और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोटों की अपील भी की। ताकत नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगी तो यह देश विकास के और नए आयामों को छुएगा, देश और विकास की गति के ऊपर बढ़ेगा।
भाइयों गरीब के चेहरे के ऊपर आज जो मुस्कान लाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है, ये संकल्प भी लिया है आदरणीय नरेंद्र मोदी ने कि इस संकल्प पत्र के माध्यम से हम गरीबों को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे, महिलाओं को सशक्त करने का काम करेंगे, किसान को मजबूत करने का काम करेंगे और युवा को आगे नए रोजगार के साथ जोड़ते हुए उसको मजबूत करने का काम करेंगे। ये जो नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2047 तक हमने ये विकसित भारत बनाना है, आइए हम सब ये संकल्प लेकर के आज यहाँ से इस वर्कल की सरदारी से जाए कि यहाँ कृष्णपाल गुर्जर जी को हम बड़े बहुमत के साथ जतवा करके तीसरी बार भाइयों इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। भाइयों मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि हम मिलकर के इस हरियाणा प्रदेश के अंदर विकास की गति को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर और तेज करेंगे। जो भी योजनाएं, जो भी सुविधाएं नीचे लोगों तक पहुंचाने की बात है, उनको प्राथमिकता के आधार के ऊपर ये हम पूरा करने का काम करेंगे। आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर आए हैं, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता के, भारत माता के, वंदे 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 नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, अब की बार, अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार। डेढ़ महीने से हम इंतजार कर रहे हैं। हमने तो 1 महीना पहले अपनी सीटें डिक्लेयर कर दी थी। मुझे याद है मैंने 13 मार्च को विधानसभा में जिस दिन करनाल विधानसभा सीट से अपना इस्तीफा दिया था, त्याग कर दिया था, उस दिन शाम को ही करनाल लोकसभा के नाते प्रत्याशी के रूप में कृष्णपाल जी का और हमारा नाम घोषित हो गया था। आज 14 तारीख है, 1 महीना 1 दिन हो गया। आज 1 महीने 1 दिन हम इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस वाले आए तो सही, कांग्रेस वाले आ ही नहीं रहे। अब लेट आएंगे तो क्या आएंगे, ऐसे आए ऐसे नहीं आए। पीएम मोदी ने बीजेपी का संकल्प पत्र रविवार को जारी किया। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री और फरीदाबाद से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर ने बीजेपी कार्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा, उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक राजेश नगर और विधायक नरेंद्र गुप्ता भी मौजूद रहे। तो इस मौके पर कृष्णपाल गुर्जर अपने संकल्प पत्र को काफी अच्छा बताते हुए, उनकी खूबियां बताते हुए फरीदाबाद में कराए गए कामों को भी गिनवाया। तो ही उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र में विकसित भारत का रोड मैप है और इस संकल्प के कारण ही पिछले 10 साल में भारत दुनिया की 11वें नंबर से 5वें नंबर की आर्थिक शक्ति बना है। ये राजपूत जी आज नहीं हुआ, कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका संकल्प पत्र मोदी की गारंटी 2024 पेश किया है। ये देखना और मोदी जी की गारंटी पर देश नहीं पूरी दुनिया आज भरोसा करती है। इसलिए इस संकल्प पत्र में विकसित भारत का रोड मैप आपको दिखाई देगा, विकसित भारत की तस्वीर दिखाई देगी। इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और भारत का चहुमुखी विकास कैसे हो वो भी इसमें उसकी भी झलक दिखाई देती है। इसमें गरीब, किसान, महिला और युवा पर पूरा फोकस किया गया है और हर वर्ग के लिए इसमें बेहतरीन से बेहतरीन काम करने का संकल्प दोहरा गया है। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि 10 साल से सत्ता में है, तो इस संकल्प पत्र में अपने 10 साल में किए हुए कामों का ब्यौरा भी है और आगामी 5 वर्ष के लिए क्या करेंगे वो भी आपको इस संकल्प पत्र में मोदी जी का संकल्प दिखाई देता है। अगले 5 साल में
जो भारत 11वें नंबर से 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बना, तीसरे टर्म में उसको दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बनाने का संकल्प लिया है। यही नहीं, हमारा जो वैचारिक संकल्प है, आप देखेंगे जो जनसंघ से लेके 2014 तक जो बार बार कहते थे हम, उसको करके दिखाया गया है। हमने हमारा वैचारिक संकल्प 370 जिसको हमने दूसरे कार्यकाल में उसको पूरा किया। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में सियासत चरम पर है। इसी बीच कांग्रेस की सूची अभी तक जारी न होने पर अनिल विज ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई संगठन नहीं है, 10 साल में अपना संगठन नहीं बना पाए हैं। वहीं अपने हलके में चुनाव प्रचार शुरू करने पर अनिल विज ने कहा कि मैंने चुनाव की कमान संभाल रखी है। पास कोई संगठन तो है नहीं, 10 साल में वो अपना संगठन नहीं बना पाए। इधर उधर कुछ लोग हैं, तो जिस प्रकार से बड़ी कंपनियां अपनी एजेंसियां बांटती हैं, उसी प्रकार से अब वहां पर लोग गए हुए हैं कि भाई मोल भाव करके किस किस को कहां की टिकट मिलती है। वो है, पहले तो कांग्रेस की टिकट वाली खिड़की पर लाइन लगा करती थी, अब वो खिड़की भी खाली है, कोई है ही नहीं है, तो इसलिए इनको दिक्कत आ रही। इंद्री में दुर्गा अष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इंद्री के देवी मंदिर में मां भगवती की पूजा अर्चना की गई। मंदिर में आरती करने के बाद माता के दर्शनों के लिए मंदिर की खोल दिया गया था, तो वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा करने मंदिर पहुंचे। पुजारी मोहित शर्मा ने इस दौरान बताया कि इस दुर्गा अष्टमी के पर्व पर जहां पर भी माता भगवती के मंदिर है, वहां पर श्रद्धालुगण जाकर कन्याओं का पूजन करते हैं। जय माता दी। आज नव वर्ष चैत्र के मास से जो प्रारंभ हुआ, आज माता रानी की अष्टमी। सबसे पहले तो सभी को इन नवरात्रों की अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि हमारे उत्तर भारत में अष्टमी की महामाई की कड़ाई होती है, 7 दिनों तक सभी धार्मिक लोग व्रत रखते हैं। आज उसी कार्यक्रम के अनुसार हमारी जो सभा है, मंदिर सुधार सभा, उसके द्वारा महामाई का बहुत विशाल उत्सव यहाँ पूरे नवरात्रों में किया गया। 7 दिन तक प्रातःकाल बहुत विशाल पूजन, शाम को विशाल आरती और बहुत ही खूब तरह तरह के प्रसाद, जो व्रत में फलाहारी व्यक्ति भी ले सके, इस तरह के प्रसाद का आयोजन करके माँ भगवती की संध्या आरती का बहुत विशाल आयोजन किया गया। की तरफ से आपका धन्यवाद मंदिर में आने का। मैं रमेश सिंगला, सचिव मंदिर सुधार सभा। आज का प्रोग्राम सुबह जजमान ने माता का पूजन किया और उसके बाद आरती हुई। आरती के बाद 9 माताओं का रूप में कन्या का जुमाया और उसके बाद सभी शहरवासियों के लिए माता के पट खोल दिए गए। शहरवासियों को, हल्का वासियों को, धर्म प्रेमियों को माता महामाई की अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मंदिर सुधार सभा द्वारा यह अष्टमी का त्योहार बड़ी धूमधाम से देवी मंदिर में मनाया जाता है। देवी मंदिर में सुबह 4 बजे से ही हमारे मुख्य यजमान श्री इंद्र सेन जी गोयल, जो आज के यजमान थे, वो आए और उन्होंने बड़े भाव से पूजा पाठ किया। उसके बाद कंजक पूजन हुआ। कंजक पूजन करने के बाद लगभग 5:15 बजे सभी शहरवासियों के लिए मां देवी के कपाटों को खोल दिया गया। दुर्गाष्टमी को लेकर पूरे देश में मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। वहीं बात रादौर की करें तो शहर के मुख्य बाजार स्थित प्राचीन देवी मंदिर में श्रद्धालु माथा टेकने आ रहे हैं। इस मौके पर लोगों ने मंदिर में पूजा अर्चना कर दीपदान किया। देवी मंदिर के पुजारी सुरेश शुक्ला ने बताया कि दुर्गाष्टमी पर पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। उन्होंने आगे कहा कि मां गौरी की पूजा कर श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं।
नवरात्रे से माता की पूजा अर्चना करते हैं, घरों में भी पूरी खेतरी बीजी जाती है। और हमें सबसे बड़ी ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम जब एक तरफ माता की पूजा कर रहे हैं, कंजकों का पूजन करते हैं, तो साथ साथ हमें अपनी कंजकाओं का भी आगे पूरा ध्यान रखना चाहिए, ताकि ऐसे भ्रूण हत्या के मामले हमारे सामने ना आए। क्योंकि अगर हमारे यहाँ लड़कियां नहीं होंगी तो हम आगे बहुएं भी कहाँ से लेके आएंगे। इसलिए आज हमारे देश में कन्याओं की बहुत कमी पाई जा रही है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे यहाँ बेटा हो। माँ महागौरी का दिन है। आज अष्टमी का स्वरूप होती है महागौरी। माँ गौरी की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कंचक पूजन का तो शुरू से ही महत्व रहा है। सनातन धर्म में हमारे कंचकों को ही महत्व दिया गया है, क्योंकि कंचकों से ही सारा जीवन है। आज की जो पूजा की जा रही है, कहाँ कहाँ की जा रही है, और जैसे 7 दिन तक लोगों ने व्रत रखा, आज व्रत का होगा तो थोड़ा सा। महागौरी जो है ना, महागौरी अपने आप में महागौरी है ही, उनका नाम ही ऐसा है। तो शुरू से तो प्रथम शैलपुत्री का द्वितीय ब्रह्मचारिणी, मतलब इनके स्वरूप तो पता है ही है। लेकिन महागौरी का जो पूजन है वो अष्टमी का विशेष महत्व बताया गया है। पंचकुला में पति ने पत्नी के साथ मारपीट की। मामले का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में पति पत्नी को बेसबॉल से मारता हुआ नजर आ रहा है। पीड़ित महिला की शिकायत कर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, तो वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हमें पत्नी की तरफ से शिकायत मिली थी, उस पर हमने एफआईआर दर्ज कर दिया है और पति को भी अरेस्ट करके जल्द ही मामले की पूरी गहनता से तफ्तीश करके जो भी मामला सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई। तो महिला द्वारा क्या शिकायत दी गई थी सर? उस पर पति के ऊपर आरोप लगाए हैं मारपीट के जी, उनके अनुसार कार्रवाई करेंगे। तो कोई वीडियो भी आया जिसमें कोई एक वीडियो आज ही मेरे संज्ञान में आया है, उसके रिकॉर्ड में लेके उसके अनुसार कार्रवाई करें। सिरसा लोकसभा सीट से प्रत्याशी अशोक तंवर और रंजीत सिंह का आज रनिया में काबा पैलेस में कार्यक्रम है, जिसको लेकर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और काले झंडे दिखाने के लिए रोड पर खड़े हैं। तो वहीं इसके बावजूद सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन भी वहां मौजूद है। वहीं किसानों का कहना है कि वे बीजेपी लोकसभा के प्रत्याशी और उनके सहयोगियों से खेत के लिए 20 सवाल रख रहे हैं, जिसका वे उन सभी को जवाब चाहिए। किसान मोर्चे को ये अकेला सिरसा में नहीं, पूरे भारत देश में बीजेपी का विरोध होगा। ये कह रहे ना 400 पार, इनको तो कैंडिडेट नहीं मिल रहे। हरियाणा में 10 सीटें हैं, 10 में सिर्फ जो 6 कैंडिडेट इनके वही बाहर के हैं। ये वही रंजीत चौटाला, अशोक तंवर, रंजीत चौटाला हिसार से क्यों भी इलेक्शन लड़ रहा है? क्योंकि डर लगता है, इनको पता है कुछ नहीं है ना, जमानतें जब्त होगी इनकी। गुरुग्राम में इंश्योरेंस कंपनी के एजेंटों ने लूट का गिरोह बना लिया है। दरअसल पुलिस ने लूट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी के ये एजेंट जल्द पैसा कमाने के चक्कर में लोगों को टारगेट करते थे और उनका अपहरण कर ये आरोपी न केवल लूट करते थे बल्कि मारपीट के बाद उनका बैंक खाता खाली कर देते थे। वहीं एसीपी वरुण दहिया ने आरोपियों के गुरुग्राम में 4 और दिल्ली में 1 वारदात को अंजाम देने का खुलासा किया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई एक गाड़ी सहित अन्य सामान बरामद किया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। दिल्ली एनसीआर के अंदर काफी ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था, जहां पर अपहरण करके लूट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। इस संबंध में काफी अभियोग दिल्ली के अंदर और गुड़गांव के अंदर अभियोग दर्ज करे गए, जिस संबंध में आगामी कार्रवाई करते हुए हमारी क्राइम ब्रांच की टीम इंस्पेक्टर इंचार्ज अनिल के दिशा निर्देश द्वारा उनके द्वारा एक टीम गठित करी गई और साइबर सेल की सहायता जो इंचार्ज सुनील है उनकी सहायता ली गई।
कनीना हादसे के बाद अब अम्बाला प्रशासन हरकत में आ गया है। प्रशासन द्वारा आज विभिन्न अधिकारियों के साथ मिलकर एक टीम का गठन किया गया और टीम ने विभिन्न स्कूलों की बसों की जांच की, तो वहीं खामियां मिलने पर उसे दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए गए। वहीं एसएचओ ट्रैफिक ने खामियां मिलने पर 6 बसों के चालान किए तो 3 वाहनों को जब्त भी किया। अब सभी स्कूल जितने भी अपने अम्बाला सिटी में या जिले में सभी स्कूलों की चेकिंग करें। ज्यादा बसें हैं, जिनके पास बसें नहीं है, बच्चे 3 व्हीलर से ई रिक्शा से आ रहे हैं, उनको भी डायरेक्शन दी जा रही है भी ओवरलोड बच्चे लेके नहीं आए, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। अभी पीकेआर जैन स्कूल चेक किया हमने, थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंट की कमी है, उनको वार्निंग दी है। एक डील नहीं था, उस गाड़ी को हमने खड़ी करवा दी है वहीं पे। जिस गाड़ी का ड्राइवर है उसका लाइसेंस होना चाहिए, डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए, फिटनेस है, इंश्योरेंस है, पोल्यूशन है, फर्स्ट एड है। सर, हरियाणा सरकार के आदेश सभी ज्यादा से ज्यादा बसा की फिटनेस, इंश्योरेंस, पोल्यूशन, आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस और गैस वो क्या नाम है ऑक्सीजन सिलेंडर, फायर सिलेंडर, सारी चीज उसके अंदर अवेलेबल होनी चाहिए। अगर उसके अंदर कमी पाई जाती है तो उसको चलान करने हैं। कितने बसों के अब तक चलान किए गए? 6 बसा के चलान करके 3 गाड़ी पहुंच गई। कनीना स्कूल बस सड़क हादसे के बाद से सरकार और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। भिवानी में डीसी नरेश नरवाल ने जिला के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल और शिक्षण संस्थाओं के संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने स्कूल के वाहनों में सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी को लागू करें। वहीं सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हादसों को लेकर अलर्ट शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने सभी प्राइवेट स्कूलों के संचालकों के साथ बैठक की है। इस बैठक में संचालकों को नियमों के पालन करने के लिए सख्त आदेश जारी किए गए हैं। तो वहीं नरेश मेहता ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए किसी प्रकार की भी कोताही नहीं होनी चाहिए। देखिए, आप सभी को पता है कि पिछले दिनों जो महेंद्रगढ़ में हादसा हुआ है उसमें स्कूल सुरक्षा और छात्र सुरक्षा दोनों से संबंधित बहुत सी चीजें थी जो कि धरातल से उतर रही थी। तो उन सबको जो है एक ट्रैक पर लाने के लिए जो है ये मीटिंग रखी गई और वैसे भी आगे दिशा निर्देश थे कि सभी प्राइवेट स्कूलों से एक बार बातचीत करके और जहाँ जहाँ भी कमियां हैं उसको पूरा किया जाए। तो आज की मीटिंग जो है एक दिशा निर्देश देने के लिए थी और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सारा सिस्टम जो है हम ट्रैक पर ले आएंगे। वाहनों को लेकर किस प्रकार के? वाहनों के लिए आज हमारे पूरे जिले में जो है चेकिंग चल रही है और प्रत्येक टीम प्रत्येक विद्यालय में जाएगी और जो भी बस डिटेल्स है वो सारी इकट्ठी करके आएगी। जो है अब जो कनीना में जो हादसा हुआ उससे बहुत ही जो है सभी जो है बहुत ज्यादा दुखी है, संवेदनशील है और एक जो गलती हो गई है ऐसी पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए जो है हम उसी दिन से जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है हम लोगों ने सभी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से मीटिंग ली है। अभी भी मीटिंग चल रही है और साथ ही साथ हमने जो है क्लस्टर लेवल पे टीम बनाई है जो प्रत्येक विद्यालय में प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं और जहां जो कमी लग रही है उसको लिखते आ रहे हैं और जो सही है उसे सही ठहरा रहे हैं और जो है थोड़ा अलर्ट मोड पे भी आ गई है पूरी हमारी जो टीम है एजुकेशन की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार। True Constant